विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस भव्य और शानदार कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का, विद्यालय परिवार का, नेहरू युवा केंद्र के हमारे कर्मठ युवा डीवाईसी यतेंद्र सिंह जी का, वरिष्ठ अकाउंटेंट उपाध्याय जी का, सभी का मैं सर्वप्रथम तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है अपने क्षेत्र का। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से इस विद्यालय परिवार की अनुमति से यहाँ पर संभव हो पाया है। तो मूलतः आज के कार्यक्रम की जो हमारी थीम है वो उसके 4 खंड किए जाएं, 4 विषय किए जाएं। तो सबसे पहला, जैसा कि कार्यक्रम का रूपरेखा में आप देख रहे होंगे, ये पड़ोस युवा संसद नाम से कार्यक्रम है। दूसरा, नेहरू युवा केंद्र संगठन इसको आयोजित कर रहा है। तीसरा, यह कार्यक्रम भारत सरकार की जो अभी जो मुहिम चल रही है G20 के तहत, तो उसके अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। तो पहली बात में, जब युवा की बात होती है, युवा संसद की बात होती है, तो हमें यह समझना होगा कि युवा कौन है, कौन व्यक्ति युवा के कैटेगरी में आता है। तो वैचारिक तौर पर बात की जाए तो वह शख्स जो विचारों से, अपने स्वभाव से नवीनता रखता है, तार्किकता रखता है, एक तरह से पॉजिटिविटी रखता है, आशावादी इंसान है, जो वह युवा है। युवा का ठीक उल्टा वायु होता है। वायु का मतलब होता है निरंतर बहना। ठीक उसी प्रकार युवा का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निरंतर गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। तो वैचारिक तौर पर यह परिभाषा युवा की हम कह सकते हैं। अब बात हो रही है कि भारत सरकार का एक बड़ा संगठन नेहरू युवा केंद्र की, कि उस नेहरू युवा केंद्र को क्यों आवश्यकता पड़ी युवाओं के संदर्भ में युवा संसद जैसे कार्यक्रम करने की। इसके लिए थोड़ा सा हम चले बैकग्राउंड में। तो यूं तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना सन 1972 में नेहरू युवा केंद्र के नाम से हुई, जिसे शुरुआत में नेहरू यूथ सेंटर भी कहा जाता था। तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत सरकार से ये अलग बॉडी थी, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन कुछ समय बाद जब सरकार ने देखा कि ये संगठन युवाओं का चहेता संगठन बनता जा रहा है, इसकी पूरे देश में तमाम शाखाएं होती जा रही हैं और युवाओं के व्यक्तित्व पर, जीवन पर इसका अमिट प्रभाव भी पड़ रहा है, तब यहाँ पर भारत सरकार ने आवश्यकता समझी 1987 में आकर के इस नेहरू युवा केंद्र संगठन को खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय से जोड़ दिया। अब ये संगठन पूरी तरह से भारत सरकार की एक गवर्नमेंट बॉडी के तौर पर कार्य करने लगा। उस समय से लेकर के 90 के दशक में फिर इस संगठन ने अपनी यात्रा को पूरे देश के लगभग 600 जिलों तक पहुंचाया और 2000 के बाद तो ये गुणात्मक वृद्धि करते हुए पूरे एशिया क्या, मुझे लगता है विश्व का
युवाओं का सबसे बड़ा संगठन बनकर के सामने आया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडल जो गांव लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर जो होते हैं, उससे लेकर के मैं जिला स्तर पर डीवाईसी और दूसरे जो पदाधिकारी होते हैं उनके साथ में भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद स्टेट लेवल पर भी जो उपाध्यक्ष लेवल के होते हैं, पहले शायद अभी हैं कि नहीं, दिनेश प्रताप सिंह जी, उनके साथ में भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। और इस पूरे नेहरू केंद्र संगठन के डायरेक्टर जो रह चुके हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर, उनके साथ में मैं लगातार एक मिशन पे काम कर रहा हूं पिछले 6 साल से। तो मैं एक बात कहना ये चाह रहा हूं कि इस नेहरू युवा केंद्र संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और अब ये कार्य क्या कर रहा है देश में। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत युवाओं का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे युवा आबादी का अनुपात लगाया जाता है तो भारत उसमें शीर्ष पर होता है। अब युवा आबादी को ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस युवा आबादी को हम किस रास्ते पर ले जाएं। ये युवा अगर सही रास्ते पर होता है तो देश बहुत तरक्की करेगा, हमारा समाज समृद्ध बनेगा, हमारा जीवन बेहतर बनेगा। और अगर ये युवा पथ भ्रष्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं हम पतन की तरफ चलने लगेंगे। तो युवाओं के केंद्र में रख करके सरकार ने सोचा कि युवाओं का व्यक्तित्व विकास सही तरह से हो सके, युवाओं का चारित्रिक विकास सही तरह से हो सके, युवाओं का बौद्धिक विकास सही तरह से हो सके। इसलिए हमें कोई एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता है, ऐसे संगठन की कि जो पूरे देश के विशेषतः ग्रामीण युवाओं के लिए काम करे। तो इस फॉर्मेट को लेकर के भारत सरकार ने इस नेहरू युवा केंद्र संगठन को अपने मॉडल के तौर पर देश में प्रचारित प्रसारित किया और आज लगभग 650 जिलों में ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के केंद्र स्थापित है। जिला स्तर पर भी है और इसके बाद में ब्लॉक स्तर पर भी है। ब्लॉक स्तर पर इसके वॉलंटियर चुने जाते हैं, वो वॉलंटियर स्वयं सेवा के तौर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। अभी चर्चा होगी उस पर। तो ग्राम पंचायत लेवल पर इस नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा मंडल बनते हैं। उस युवा मंडल को मैं यहाँ मौजूद युवाओं से कहना चाहूंगा कि कोई भी गांव के युवा एक ग्रुप बना करके अपने डॉक्यूमेंट दे करके नेहरू युवा केंद्र के दफ्तर में या वेबसाइट पर जाकर के अपने संगठन को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र की तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं और कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं उनका वो लाभ ले सकते हैं, उनको आयोजित करा सकते हैं। उसका जो भी कुछ कई बार बजट जो होता है उसको भी नेहरू युवा केंद्र संगठन उपलब्ध कराता है। दूसरी बात, खेल कूद के लिए ये बहुत युवाओं को प्रोत्साहित करता है। तो खेल कूद की किट भी समय समय पर NYKS के माध्यम से वितरित की जाती है। तो मैं यहाँ मौजूद सभी युवाओं से यही अपेक्षा करूंगा, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में मोबाइल पर पढ़े, जाने कि ये कैसे काम करता है, क्या है इसका मतलब। अब इसकी आवश्यकता पे बात जब हम कर रहे थे तो ये सब दो राय नहीं है इसमें कोई कि युवाओं का देश है, युवाओं को आगे आने के लिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनको सही तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो नेहरू युवा केंद्र युवाओं की वह नर्सरी है जो कॉलेज के बाद में, स्कूल कॉलेज की एकेडमिक परीक्षा के बाद में, पढ़ाई करने के बाद में वास्तविक जीवन में जो उन्हें आवश्यकता जिन गुणों की होती है, चाहे वो लीडरशिप के गुण हों, चाहे वो किसी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट के गुण हों, चाहे सरकारी नौकरी में जाने के लिए एक साक्षात्कार कैसे किया जाता है उसके गुण हों, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार के
हम कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार उसमें शीर्ष पर जा सकते हैं, ये प्रशिक्षण देने का कार्य भी नेहरू युवा केंद्र समय समय पर करता है। नेहरू युवा केंद्र के तमाम आयोजन जिला स्तर पर भी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी और गांव स्तर पर भी। एक चूंकि नेहरू युवा केंद्र गवर्नमेंट बॉडी है, तो साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं होती हैं, जिनका लाभ वंचित समुदाय को नहीं मिल पाता है, उस वंचित समुदाय तक भारत सरकार की योजनाएं बताने के लिए, समझाने के लिए, लाभ दिलाने के लिए भी नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर और यूथ मंडल के सदस्य ये बखूबी काम करते आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं स्वयं ही कुछ समय पहले तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। हालांकि उससे पहले मैं कई तरह के कार्य कर चुका था, लेकिन इसके बारे में नहीं पता था। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो इसका अभाव देखने को मिलता है कि भारत सरकार का एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है, और वो इतनी सारी सुख सुविधाएं और अवसर उपलब्ध करा रहा है युवाओं को, जिसके बारे में अभी पूरे युवाओं को जानकारी नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो युवाओं के हाथ में सबके में स्मार्टफोन है, कृपया ये आग्रह है कि इस स्मार्टफोन का थोड़ा सा सदुपयोग भी कर लें। रील्स बनाना, रील्स डालना, इसके अलावा भी इसका बहुत सारा काम किया जा सकता है। इस पर सरकारी योजनाओं के बारे में भी देखा जा सकता है और तमाम तरह की नई नई चीजों को भी पढ़ा जा सकता है। तो इसके उपरांत अब बात हो रही थी कि इस युवा संसद, पड़ोस युवा संसद जैसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहा जाता है कि विशेषतः हमारे ग्रामीण भारत में तमाम तरह की प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं। एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेशल। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्भुत होता है और विशेष यूनिक होता है, क्योंकि ईश्वर जो देता है हमें जीवन, वह जो जीवन देता है, जो प्रकृति देती है, वो कुछ न कुछ हमें विशेष उपहार स्वरूप गुण अवश्य देती है। क्यों कहा भी जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं तो हमें कुछ न कुछ विशेष होता है। हर किसी के अंदर एक जो बीज होता है वो बड़ा वृक्ष बनने के काबिल होता है, उसमें इतनी क्षमताएं होती हैं, लेकिन एक उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता, एक उपयुक्त खाद पानी उसे नहीं मिल पाता, सिंचाई उसकी सही से नहीं हो पाती, तो बहुत सारे बच्चों की प्रतिभाएं मर जाती हैं, वो आगे नहीं आ पाती। इसलिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से समय समय पर ये पड़ोस युवा संसद जैसे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र के युवाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक विकास के कार्यक्रम, करियर से रिलेटेड कार्यक्रम की प्रस्तुतियां इस मंच पर होती हैं, ताकि बच्चों की जो प्रतिभा है वो सामने आए, वो निखरे, इम्प्रूव हो, तो वो भविष्य में अपना एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण के ये स्वरूप केवल बात कहने की नहीं है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के यहाँ पे कुछ साथी मौजूद हैं, डीवाईसी सर मौजूद हैं। इस नेहरू युवा केंद्र संगठन के गांव लेवल पर सदस्य बन करके वहां से मंत्री, विधायक, सांसद तक लोग इसमें से पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे सर मौजूद हैं, वो तमाम ऐसे अपने स्टूडेंट को जानते हैं जिनको वो यूथ वॉलंटियर के तौर पर जोड़ा या सदस्य के तौर पर जोड़ा। आगे चल के नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों में इससे जुड़ करके उसका इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कि वो कोई अपने गांव का प्रधान बन गया, कोई टीसीएस बन गया, कोई अन्य किसी सरकारी नौकरी में चला गया, किसी ने विधायक का चुनाव लड़ा बहुत अच्छे से तो विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री तक बने हैं इस नेहरू युवा केंद्र संगठन से। देश में ऐसे तमाम उदाहरण है, आप गूगल करके देख लेना। तो ये ऐसा मंच है जो हमें बच्चों को उसके एकेडमिक ज्ञान के अलावा भी
वास्तविक जीवन में व्यावहारिक ज्ञान को सिखाता है। तो पड़ोस युवा संसद जैसे कार्यक्रम, जैसे अभी आप बच्चों की प्रस्तुतियां, कितनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देख रहे थे, तो ऐसी प्रस्तुतियां से जो बच्चे निकलते हैं, इनमें से कोई बॉलीवुड में जाए, कोई अच्छा थिएटर कर सके, कोई अच्छा संगीतकार बन सके, कोई अच्छा कोरियोग्राफर बन सके, कोई डायरेक्टर बन सके, इस तरह की संभावनाएं बच्चों में मौजूद होती हैं। तो उनका ये नेहरू युवा केंद्र सदुपयोग करके उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। अब बात आती है तीसरे बिंदु पे हमारी, ये जो G20 की बात हो रही है, ये G20 है क्या और आजकल G20 इतनी चर्चा में क्यों है? मूलतः G20 में 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय संघ है पूरा। तो इस प्रकार 20 देशों के, यूरोपीय संघ के और 19 देशों के, इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय रिजर्व बैंक जो होती है उसके गवर्नर, ये सब लोग इसके मेंबर होते हैं। अब ये लोग इन सभी देशों की आर्थिक नीतियां, वित्तीय नीतियां तय करते हैं। ये देखते हैं कौन सी योजना ऐसी बेहतर निकाली जाए, किसमें कितना बजट लगाया जाए ताकि मनुष्य जीवन बेहतर हो सके, एक देश में जो रहने वाले सभी तरह के जो बासिंदे हैं वो बेहतर हो सके। तो इस पर सब बजट में और इस सब की नीतियों पर इसमें विचार होता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, इस बार हमारे भारत को मोदी जी के नेतृत्व में इस G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो ये और ज्यादा हर्षोल्लास की बात है। हमारे देश इसमें इस समय अग्रणी भूमिका निभा रहा है इस नीतियां तय करने में। तो G20 का जो मूल जो विषय है, इसका एक स्लोगन है, वो वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है। इसकी जो अवधारणा है वो वसुदेव कुटुंबकम की है। इसमें 3 बातें हैं मेनली, जैसा कि आप शायद बोर्ड पर देख रहे हो, आपने टीवी पर देखा हो, विज्ञापनों में देखा हो। वो 3 बातें हैं, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। जैसा कि वसुदेव कुटुंबकम के शब्द से निहितार्थ होता है, चरितार्थ होता है, वो ये है कि हम मूलतः इस प्रकृति के हिस्सा है। ये हम पे डिपेंड नहीं होता है कि हमें जन्म कहाँ मिला है, किस देश में मिला है, किस जाति में मिला है और किस परिवार में मिला है। ये सब एक ईश्वरीय या कुदरत की प्रक्रिया से हम कहीं पैदा हुए हैं, हम इंसान हैं, जीव हैं। इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का एक पैमाना देखा जाए तो सब में छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व ही मौजूद है। हम थोड़ा सा और जीव जंतुओं से भौतिक विकास करके आगे निकल आए। हम बहुत सारी चीजों को वैचारिक तौर पर समझ सकते हैं और यह भी कोई प्रमाणित नहीं हुआ है कि हमसे और बेहतर लोग इस दुनिया में नहीं है। इस यूनिवर्स में बहुत सारे अभी ऐसे प्लानेट है जिनकी खोज भी नहीं हुई है कि वहां पे हमसे भी अच्छे लोग रह रहे हों। लेकिन अब बात आती है इस पृथ्वी पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वसुदेव कुटुंबकम की। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लंबे समय तक तो मनुष्य ने अपना जीवन आदिवासी की तरह बिताया, जानवरों की तरह बिताया, लेकिन जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ मनुष्य का, तो उसके साथ में अच्छाइयों के साथ में कुछ बुराइयां भी साथ में चलने लगी। जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की तो वो समूह में रहना शुरू किया, उसने समूह बने, परिवार बने, गांव बने, जिले बने, देश बने। और अब दुनिया में इस समय देखा जाए तो लगभग 200+ तो देश हैं। और धर्म की बात की जाए तो धार्मिक तौर पर सैकड़ों प्रकार के धर्म संप्रदाय हैं, जातियों की तो कोई गिनती नहीं है। तो मनुष्य का ये बौद्धिक विकास तो हुआ, साथ साथ अब उसमें एक बात और आ गई कि नहीं, अमुक व्यक्ति, हर व्यक्ति ये कहने लगता है कि ये देश, ये जाति, ये धर्म, ये जेंडर, स्त्री या पुरुष, ये ज्यादा शक्तिमान है, ये ज्यादा बलशाली है, ये ज्यादा बुद्धिमान है और सब गए गुजरे हैं। तो ये वाली भावना से क्या हुआ
कि दुनिया में नफरत व्याप्त होने लगी, झगड़े व्याप्त होने लगे और ये इतिहास गवाह है कि कितनी सारी लड़ाइयां और युद्ध हुए हैं, कितने सारे लोगों को अत्याचार सहना पड़ा है, कितने सारे महिलाओं को विधवा होना पड़ा है, कितने सारे बच्चों को अनाथ होना पड़ा है इसके चक्कर में। तो अब दुनिया में ये आवश्यकता पड़ी कि पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी सनातन प्रक्रिया में, सनातन धर्म में भी आता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। इसे हम एक परिवार की दृष्टि से देखें और एक परिवार में जो रहने वाले सभी जो सदस्य होते हैं उनके सुख दुख का ख्याल रखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये वसुधैव कुटुंब का जो नारा है, हमारा सनातन धर्म जो कहता है वो ये कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का जातिगत, धार्मिक, लैंगिक या क्षेत्रीय या भाषाई या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज इस मौके पर मैं पुनः सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम जो नेहरू युवा केंद्र का हो रहा है, इस कार्यक्रम के निहितार्थ क्या है उसको समझा जाए, तभी इसकी सार्थकता महसूस होगी। तभी हम सही मायने में जो ऐसे कार्यक्रमों में जो हमारा समय, ऊर्जा और धन व्यय हो रहा है, सरकार का जो हो रहा है, उसका सही मायने में सार्थकता तभी है कि तब कुछ युवा, कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग इससे कुछ सबक लेकर के जाएं, सीख लेकर के जाएं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि नेहरू युवा केंद्र के बारे में सब जाने, समझे कि ये है क्या, किस प्रकार काम करता है। इसके साथ साथ मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए इस विद्यालय के संस्थापक, प्रधानाचार्य और सभी जो भी अध्यापक गण हैं, अध्यापिका हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। नेहरू युवा केंद्र के तमाम पदाधिकारी, युवा साथी सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबने इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर देखा, समझा। और इसी के साथ में मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे सर ने बोला है कि सभी भोजन आपका तैयार हो गया है, भोजन का समय भी हो चुका है, आप भोजन पर सभी को जाना है। वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की। थैंक यू सर, थैंक यू सर।